आज के इस वीडियो में हम बंगाल में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना विषय पर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण और लंबा टॉपिक है, इसलिए अगले कुछ वीडियोज़ में इस बारे में व्यापक चर्चा होगी। अठारहवीं शताब्दी में 1740-50 की हम बात कर रहे हैं। बंगाल में जो उस समय का जो बंगाल था, उसमें पश्चिमी बंगाल, आज का पश्चिमी बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश जो कि अब भारत और पाकिस्तान से अलग हो चुका है, बिहार और उड़ीसा के इलाके शामिल थे और यह मुगल कालीन भारत का सबसे संपन्न राज्य था। इसलिए विदेशी व्यापारियों की यहाँ पर विशेष रुचि थी। समुद्र का किनारा इनके पास था, बंदरगाह थे इनके पास, इसलिए यहाँ पर डच, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी सभी व्यापारिक कंपनियों ने अपने इंटरेस्ट शो किए। 1651 में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा, जो कि शाहजहां का पुत्र था, की अनुमति से अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी या गोदाम हुगली में बनाया। इसी वर्ष राजवंश की एक महिला का इलाज अंग्रेज़ डॉक्टर बॉटन द्वारा किया गया, जिससे खुश होकर शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान ने उन्हें सुल्तानती, कालीघाट और गोविंदपुर की ज़मींदारी प्रदान की। ये जो इलाका है सुल्तानती, कालीघाट और गोविंदपुर, इसी इलाके में कलकत्ता बसा हुआ है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख शेर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार की विशेष सुविधाएं प्रदान करना। इन विशेष रियायतों में जो सबसे महत्वपूर्ण रियायत थी वह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को कोई कर दिए बिना कर मुक्त व्यापार कर सकती है और इस कर मुक्त व्यापार के लिए जो लाइसेंस है उसे कलकत्ता की अंग्रेज़ फैक्ट्री का जो प्रेसिडेंट होगा वो जारी करेगा। इस व्यापारिक विशेषाधिकार को दस्तक कहा जाता था, ठीक है। और दस्तक पर आपसे जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं कि दस्तक क्या था। तो दस्तक क्या था? दस्तक वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या लाइसेंस था, जो कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख शेर द्वारा जारी फरमान के आधार पर मिलता था। सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी जाती थी इसके माध्यम से, और ये जारी कौन करता था? कलकत्ता की अंग्रेज़ी फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक जारी करता था। और क्योंकि फर्रुख शेर मुगल सम्राट द्वारा ये विशेष रियायत दी गई थी, इसलिए नुकसान के बावजूद भी बंगाल के नवाब या बंगाल के सूबेदार को इसे स्वीकार करना पड़ा। अब बात होती है बंगाल के सूबेदारों की, बंगाल के नवाबों की। 1741 में अलीवर्दी खान, जो कि उस समय बिहार का नायब सूबेदार था, वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब सरफराज खान से विद्रोह कर बैठा। विद्रोह के परिणाम से युद्ध हुआ। युद्ध में सरफराज खान मारा गया और अलीवर्दी खान इस सारे प्रदेश का नवाब बन गया, मतलब वो बंगाल का नवाब हो गया। बंगाल का नवाब बनने के बाद अलीवर्दी खान ने
समकालीन मराठा राजनीति में भी हस्तक्षेप किया और मराठों के आक्रमण भी बंगाल पर होने लगे। अतः मराठा आक्रमणों से बचने के लिए अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति से अपनी कोठी, जिसे कि अब वो फोर्ट विलियम कहने लगे थे, कि चारों ओर एक गहरी खाई सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि वो मराठा आक्रमणों से बचे रहें, बनवा ली। हालांकि अलीवर्दी खान यूरोपीय शक्तियों से और उनकी मंशा से भली भांति परिचित था। अलीवर्दी खान ने ही यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी है और उसने इनके बारे में कहा कि यूरोपीय मधुमक्खियों की भांति हैं, उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। उसने ये सलाह अपने नाती अलीवर्दी खान के नाती या दौहित्र सिराजुद्दौला को दी थी। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका दोहिता या नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन सिराजुद्दौला का जो समय है, जो काल है, वो परेशानियों से भरा हुआ है। शासक बनने के बाद उसे सबसे पहले तो कई सारे प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है पूर्णिया का नवाब शौकतगंज, जो कि उसका चचेरा भाई था, उसकी अपनी मौसी घसीटी बेगम, उसका सेनापति मीर जाफ़र, जो कि अलीवर्दी खान का दामाद भी था। इन सब विरोधियों का दमन वो करता है और यहीं से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होना शुरू हो जाती है। अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अपनी मौसी घसीटी बेगम को बंदी बनाया। सेनापति मीर जाफ़र को हटाकर उसकी जगह मीर मदन को नियुक्त किया। एक अन्य व्यक्ति मोहन लाल, जो कि कश्मीरी युवक था, उसने सिराजुद्दौला के समय में काफ़ी महत्व प्राप्त कर लिया था और वो प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करने लगा था। 1756 में सिराज ने गद्दी नशीन होने के बाद पूर्णिया के सूबेदार शौकतगंज को दबाने के लिए पूर्णिया की तरफ प्रस्थान किया और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। इसी समय सिराजुद्दौला को मुगल शासक से एक फरमान मिला, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उसकी सूबेदारी का अनुमोदन कर दिया गया। लेकिन जो ये प्रतिद्वंदी थे, जिनका वह लगातार दमन कर रहा था, वे शांत नहीं बैठे और वे सिराज को गद्दी से हटाने के लिए कोशिश करने लगे, षड्यंत्र रचने लगे। अंग्रेज भी इन षड्यंत्रों में शामिल हुए और इन्हीं षड्यंत्रों का परिणाम प्लासी के युद्ध के रूप में हमें दिखाई देता है। षड्यंत्र का सिराज के जो प्रतिद्वंदी थे वो तो उसके विरोधी थे ही, लेकिन अंग्रेज उसके विरोधी क्यों थे? अंग्रेजों से उसके कटुतापूर्ण संबंध क्यों थे? उसके प्रमुख कारण ये थे कि जब सिराज का राज्यारोहण हुआ तब कंपनी द्वारा उचित सम्मान और उपहार नहीं दिए गए। कंपनी द्वारा नवाब को कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी गई। नवाब कासिम बाजार फैक्ट्री देखना चाहता था, लेकिन कंपनी ने इसके लिए मना कर दिया। इसके अलावा नवाब की अनुमति के बिना ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता वाला इलाका है, की किलेबंदी को सुदृढ़ करने लगी। और जो सबसे बड़ा कटुता का कारण था वो ये था कि फर्रुखसियर द्वारा जो विशेषाधिकार दस्तक यानी कि फ्री पास के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को दिया गया था, उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे।
ये जो फ्री पास था, दस्तक था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए दिया गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इस फ्री पास का प्रयोग अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे। और इतना ही नहीं, वे इसके बदले में पैसा वसूल करके ये सुविधा भारतीय व्यापारियों को भी दे देते थे। इससे बंगाल के नवाब को कर का नुकसान हो रहा था और यही प्लासी के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना, दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक क्या था? दस्तक था फ्री पास, और ये फ्री पास सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में व्यापार करने के लिए दिया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का तो सारा व्यापार कर मुक्त हो रहा था बंगाल में, लेकिन कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी इन दस्तक के माध्यम से करते थे, और साथ ही साथ वो अतिरिक्त धन वसूल करके, पैसा लेकर के भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक उपलब्ध करा देते थे, जिससे भारतीय व्यापारी भी कर मुक्त व्यापार कर पाते थे। इन सब से बंगाल के नवाब की आय पर बुरा असर पड़ता था, अतः बंगाल के नवाब का नाराज होना लाजमी था। इन सब कारणों से नाराज होकर 1756 में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण का आदेश दिया और उस पर कब्जा कर लिया। 15 जून 1756 को नवाब ने स्वयं कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता का जो उस समय का गवर्नर था, फोर्ट विलियम उस समय उसको कहा जाता था, फोर्ट विलियम का गवर्नर ड्रेक को वहाँ से भागना पड़ा और फुल्टा द्वीप, जो कि पास में एक द्वीप है, वहाँ पर शरण लेनी पड़ी। मिस्टर हॉलवेल, जो कि इस समय वहीं रह गए थे फोर्ट विलियम में, उन्हें अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराज द्वारा बंदी बनाए गए 446 कैदी, अंग्रेज कैदी थे, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, उन सब को एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। ये 20 जून की बात है। 20 जून की रात को वो सब बंद किए गए और 21 जून को प्रातःकाल उस कमरे में से केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे, बाकी सब मारे गए। और इन जीवित व्यक्तियों में अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी था। हॉलवेल ने ही इस घटना का विवरण सबको दिया, उसी ने इस घटना का विवरण लिखा, और इस घटना को 20-21 जून की इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की त्रासदी की संज्ञा दी जाती है। और ब्लैक होल पर आपसे लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस ब्लैक होल त्रासदी के कारण प्लासी का युद्ध और निकट आ गया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया गया। जून में ये घटना घटती है। जून में कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार होता है, लेकिन अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान कलकत्ता भेजा गया, और इस क्लाइव के इस अभियान में एडमिरल वॉटसन उसका साथ दे रहा था, और क्लाइव ने 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर नवाब को उसके साथ अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई। इसमें बंगाल के नवाब ने कंपनी को प्राप्त सारी व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों को सिक्का ढालने और कलकत्ते में किलेबंदी करने का भी अधिकार दिया गया, और इसी के परिणाम स्वरूप 18 अगस्त 1757 को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल भी स्थापित की। अलीनगर की संधि से सिराज की कमज़ोर स्थिति अंग्रेज़ों के सामने आ गई और वे षड्यंत्रों में प्रवृत्त हो गए, जिसके कारण प्लासी का युद्ध घटा। प्लासी के युद्ध के कारण और परिणामों की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।